भारत में 2014 में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। अब यहां के लोगों को तो प्रॉब्लम है, उनका इससे पहले भी तो बनी थी, लेकिन इस पे मेरा अपना एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तहत मेरी अपनी इस पे एक अलग राय है। 2014 में कोई आ गया ऐसा नहीं है। इसकी एनालिसिस जब तक अधूरी होगी जब तक गुजरात का जिक्र नहीं आएगा। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, एक छोटा सा राज्य है, 5.5 करोड़ की गिनती है, जहां 24 करोड़ की गिनती है। वो दावा करते हैं कि राजनीति के सारे चाणक्य वहीं पैदा होते हैं। आपने कभी दावा वावा नहीं किया, कभी दावा नहीं किया। आपने 2014 से पहले 15 साल तक एक डॉक्टर को सारी सर्जरी करना सिखाया। कब कब कहां कहां की सर्जरी करनी है। और दुनिया में हम और आप अगर कोई रेल में या सफर में कोई एक 10 रुपए का पेन भी 2 मिनट के लिए मांग ले, उसके सर पे खड़े हो जाते हैं कि ये वापस कब करेगा। इसलिए मैं कभी तारीफ में कोताही नहीं करता। गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए कि 15 साल तक जिसे डॉक्टरी सिखाई, उसका काम होने के बाद आपने उसे दिल्ली भेज दिया। ऐसा नहीं था कि यहां से सब कुछ हो चुका था तो उन्होंने कहा कि नहीं अब कहीं जगह नहीं मिल रही तो वहां से चुनाव लड़ो। पूरा ताजे बाजे के साथ आपने भेजा। सवाल उठाया, इसे अंग्रेजी नहीं आती है, पूरे देश में जानता कौन है, लेकिन उसने पूरे देश को गुजराती सिखा दी है। उसका भाव बिना कहे लोगों के समझ में आ जाता है। यही कभी कभी भाषा का मजा होता है कि आप कहें भी ना और एक बात कह के चुप हो जाए, लोग अगली लाइन समझ जाए। जैसे ही वो ये कहता है, खासतौर से 2022 में, सबका साथ, ऐसा मैंने ये नहीं पूछा। वो जैसे ही सबका साथ कहता है, 20 करोड़ लोगों के पैर कब कपाने लगते हैं, या फिर कुछ नया करने वाला है। इसलिए बिना कहे भी लोग समझ जाएं कि बड़ी जोर का चाटा पड़ने वाला है। ये आज आपने दी नहीं, 3 घंटे का भाषण देते रहे, लोगों की समझ में आया नहीं कहना क्या चाहता था। इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मेरे इंट्रोडक्शन में मेरा एक बड़ा ऑब्जेक्शन है, मेरे बाल सफेद हुए हैं, लेकिन मैं 1960 में नहीं पैदा हुआ भाई। अब अगर आपको मेरे बालों से जलन है तो आप मुझे बुढ़ा मत बनाइए। मैं तो 1965 में पैदा हुआ, 5 साल क्यों बढ़ाते हैं आप मेरे? मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कुछ समय और दे दे, आप मेरी उम्र घटाए जा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में आपने ये एक मिसाल पेश की कि सब्र, धैर्य रखना चाहिए। हम लोग किसी को कुछ भी देते हैं और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं उससे रिजल्ट आ जाए। आपने 15 साल तक धैर्य रखा।
आते ही सब कुछ करने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि पहले उसको आपकी साइकोलॉजी जो थी उसको मजबूत करना था कि पैसे कमाने भी हैं, पैसे लुटाने भी हैं, और जो इन पैसों पे डाका डाले उसे निपटा भी देना है। इसलिए आपने पहले आप बदले। आपने ये मिसाल पेश की कि एक बार जिताने के बाद उसे समय लगा समझने में, दोबारा जिताने के बाद वो समझ चुका, कुछ इंप्लीमेंटिंग किया, और दोबारा जब जिताया तो बहुत सारे कानून बना करके वो दिल्ली चला गया। इसलिए 2014 भारत की राजनीति में, भारत के पॉलिटिकल इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि 14 में कोई एक आदमी गुजरात से आया और उसने पूरे राष्ट्र को बदल दिया। मैं मानता हूं 70 सालों की घुटन, झूठ, फरेब, आपके साथ संविधान के तौर पर जो जघन्य अपराध हुए, आपने उससे बाहर निकलने की पहली बार कोशिश की और आप बदले तो 2014 पैदा हुआ। क्योंकि आपने 2014 में पूरे देश में एक मैसेज दिया, और आपने ही पूरे देश भर के लोगों से, मैं जहां जहां जाता हूं ये कहता हूं साफ साफ, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या 2014 से पहले आपने हमेशा यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, कड़वा पटेल, लौवा पटेल, ये सोच के आपने 2014 से पहले सारी वोटिंग की है? 2014 में भारत राष्ट्र के लोगों ने किसी एक शख्स पे इसलिए विश्वास नहीं किया कि ये कुछ अच्छे कानून बनाएगा। पहली बार भारत के सनातनियों ने राष्ट्र बचाने के लिए आदमी को चुना। इसलिए आज बहुत सारी बातों पे सवाल हो सकते हैं। इसलिए उस जड़ को समझिए। जड़ क्या है? हमारे अनादि अनादिकाल से राजा रहे हैं, राजा राज चलाते हैं, लेकिन हमने इस 70 सालों में इस लोकतंत्र के ढकोसले में एक नई चीज देखी, और यह हमारे यहां इसका पाखंड बहुत हुआ कि भाई लोकतंत्र है, राजा जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, राजा का कोई धर्म नहीं होता। इस शब्द को ईजाद करने वाले लोग, इस शब्द को 1976 में जब देश के तमाम लीडर जेल में थे, 42वें संशोधन को मिनटों में पास करके आपके संविधान में जब जोड़ा गया, तब से लेकर आज तक किसी युवा को किसी कॉलेज में, किसी डिस्कशन में, किसी परिचर्चा में, मैंने बड़े बड़े लोगों को अपने 25 साल के कैरियर में पास से देखा, यह शब्द मेरे कभी कान से आसपास होकर नहीं गया। बड़े बड़े 2-2, 10-10 घंटे के प्रवचन करा लीजिए आप उनसे। सेकुलर शब्द आया, आज भी कोई ये बताता नहीं है कि सेकुलर शब्द कहां पैदा हुआ, इस शब्द का क्या महत्व है, और इसका जब हमने हिंदी में अनुवाद किया तो उसके साथ और अनर्थ कर दिया। वो समाज जो छोटी छोटी चीज के ऊपर बहस करता हो, वो संस्कृति जहां हर बात पे शास्त्रार्थ होता हो, जहां पूरी जीवन शैली, उठना, चलना, फिरना, सोना, खाना, जगना, हंसना, सब कुछ शुद्ध साइंस था, उस समाज के लोग इतने डरपोक और कायर हो गए कि सवाल नहीं पूछा, सवाल पब्लिक में खड़ा नहीं किया, क्योंकि सबके स्वार्थ है। इस कारण आप सच बोलना चाहते हैं, न सच सुनना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस 10-11 साल के सफर में मुझे बहुत होप है
गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हजारों ईमेल, हजारों मैसेज। आज के युवा उन स्कूलों के, जिन स्कूलों में बच्चे के पैदा होने से पहले माता पिता बुकिंग करा देते हैं, जिन स्कूल में एडमिशन होने के बाद लोग ये मान लेते हैं कि अब तो देश का ये टॉप ब्यूरोक्रेट बनेगा ही, क्योंकि इस स्कूल की रेपुटेशन ये है। आज उस स्कूल के बच्चे सनातन के बारे में मुझसे सवाल पूछते हैं। ये बड़ा बदलाव है। इसलिए सरकार आएगी जाएगी, कभी कोई आएगा फिर कोई चला जाएगा, ये संगठन बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, सब कुछ बदलेगा, बदलता रहेगा, लेकिन राष्ट्र नहीं बदल सकता। हम राष्ट्र को नहीं बदलना चाहते हैं। इसलिए सेकुलरिज्म शब्द यूरोप के अंदर जब राजा राज्य करता था, सरकार चलाता था, तो वहां एक कल्पना यह थी कि यूरोप में जो भी राजा हुए उन राजा को चर्च से डायरेक्शन लेना होता था। चर्च के हिसाब से ये ठीक है तो राजा ये करता था, चर्च के हिसाब से ठीक नहीं है तो नहीं करता था। तो वहां ये बहस चली कि भाई अगर राजा का जो मजहब है, अगर वो चर्च से गाइडेड है, तो जो लोग उस स्टेट में चर्च पे बिलीव नहीं करते, उनकी आस्था किसी और चीज से है, उनके साथ अन्याय ना हो जाए। इसलिए राजा का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, राजा न्यूट्रल होना चाहिए। इस अंग्रेजी की परिभाषा में कोई गलत बात नहीं थी। आपके साथ क्या हुआ? यहां को लेके आए और ताज्जुब में कौन लोग लेके आए? जिनके वंशज आलू से सोना बना रहे हैं।